मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जल संसाधन। जल प्राकृतिक रूप से एक निःशुल्क उपहार के रूप में मिला है। आज जल ना रहे तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी प्राणी जगत जीवित तो नहीं रह पाएंगे। पूरी पृथ्वी पे देखा जाए तो 71% जल ही पाया जाता है। जल के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो पृथ्वी पे उपलब्ध जल है 97.5% समुद्र और सागरों में भी पाया जाता है। ऐसा पूरे जल का लगभग 2.5 ताजे पानी के रूप में उपलब्ध किया जाता है। बात करें जो ताजे पानी का 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। बात करें कुछ ताजे पानी के रूप में 30% थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाता है। जहां एक अनुमान लगाया गया कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 143वां स्थान है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक इन क्षेत्रों में जो शामिल हो जाएगा वहाँ पानी की भारी कमी आएगी, क्योंकि जल का प्रयोग तो सारे लोग कर रहे हैं लेकिन उसको बचाना कोई नहीं चाहता। ऐसे जल की कमी हो जाएगी तो सभी सजीव प्राणियों के लिए दिक्कत हो सकती है। बात करें जल की दुर्लभता के प्रमुख कारण, तो जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, सिंचित कृषि क्षेत्र आ रही है, अनियोजित जल निकासी व्यवस्था हो रही है। जहाँ अत्यधिक जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो ये भी दिक्कत हो रही है। उसका जल का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। विभिन्न सामाजिक समूहों की असमान वितरण हो रही है, वितरण स्टडीज के रूप में हो रही है। बात करें जल संसाधन का प्रबंधक, जल का एक विशाल भंडार और सबसे नवीकरण के गुण होते हैं जो हमें दुर्लभता की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कम वर्षा वाले तथा देखा गया सूखाग्रस्त क्षेत्र में उनका शिकार सबसे पहले बनते हैं। बात करें तो जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना और एकीकरण जल संसाधन था उसका प्रबंधन पानी के बहाव को काबू करती है और बाढ़ को रोकथाम करती है। इसमें जो पानी है बिजली उत्पादन के लिए इन बांधों के लिए पानी को नहरों तक द्वारा दूर दराज के गांवों में भेजा जाता है और ये बांध परियोजना का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे थे जहां जल की अत्यधिक बढ़ती मांग को देखते हुए, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, जल संसाधनों का असमान वितरण को देखते हुए तो जल की मांग जो विशाल जनसंख्या के घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं होती वरन अत्यधिक अनाज उगाने के लिए, सिंचाई के लिए अनावश्यक हो जाता है। जब अनाज का अधिक उत्पादन करने के लिए सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा तो हरी हरी जो फसलें बचाने का एकमात्र उपाय सिंचाई ही की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे बांध परियोजनाओं बनाए गए जहां जल संसाधन का प्रबंधन बहुत ही जरूरी था। बांध बनाने के दुष्प्रभाव देखा गया, बांध के बहाव क्षेत्र में जो आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। जहां बात करें बांध के निर्माण के लिए कई बार स्थानीय लोगों को अपनी जीवन आजीविका संसाधनों पे अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। जहां जमीन के जलमग्न होने से जो पर्यावरण भीषण समस्या आ जाती है, वहां एक योजना चली थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन की ये बांध बनाया गया जहां पे लोग बाढ़ों पर प्रभावी नियंत्रण लग गया था। अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई थी। जहां पे बात करें कि जो जल विद्युत उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई थी, दलदलों को सुखाकर किसी भूमि का विकास कर लिया गया था। जहां मत्स्य पालन उद्योग बन गया था, यानी मछली पालने के लिए नौका विहार में पर्यटन के बढ़ावा दे दिया गया था। नए नए उद्योगों की स्थापना हो गई थी। बात करें कि ये जो पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो विद्युत चालित नलकूप लगाए गए थे, नगरों को पेयजल और जल विद्युत सुलभ हो गई थी। कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि संभव हो गई थी। जहां बात करें जो बहुउद्देशीय परियोजना जो चलाई गई उसे उत्पन्न जो बाधाओं को दूर करके राष्ट्र के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नए मार्ग खोल दिए गए थे। जहां राष्ट्र में हुए विकास और समृद्धि के प्रवाह को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जहां नेहरू जी का कहना था कि जो परियोजना भारत में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था के रूप में विकास के लिए नींव का पत्थर सिद्ध होगी। इन्हीं से नए समृद्ध और गतिशील और प्रतिभावान भारत का एक निर्माण होगा। इसलिए
ये बांधों को बनाया गया कि बांध नदियों को टुकड़े में बाँट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का एक प्रजनन बाधित हो जाएगा और बाढ़ के मैदानों में बनाए गए कृत्रिम जलाशयों से जल क्या होगा, प्रसाद में मिट्टी का वनस्पत जल में डूब जाएगा। इसीलिए बताया गया कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन को जन्म दिया। इन परियोजनाओं का एक विरोध था कि जो स्थानीय लोग ने उसे जल, जंगल और जमीन छूट जाने के लिए किया गया था। उन्हें अपनी आजीविका पर तथा खेत तथा सभी छोड़कर ये विस्थापित होना पड़ा था। इन बांधों का लाभ छोटे किसान और क्या करेंगे, छोटे किसान होंगे तो मिलकर बड़े जमींदार जो उद्योगपति होंगे, साहूकार को मिला दिया जाएगा, जिसमें किसी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित हो जाने के कारण होंगे। किसान अधिक जल चाहने वाले होंगे, वाणिज्य फसलों को उगाने वाले होंगे। अधिक सिंचाई से मृदा का खारापन बढ़ गया। इस व्यवस्था में भूमि मालिकों को निर्धन भूमि के बीच अंतर को बढ़ा दिया जाएगा। जिसमें बात करें कि बांध के संघर्ष में होते हुए भी देखे, जो उदाहरण के रूप में जैसे गुजरात में साबरमती नदी के बेसिन में सूखा पड़ने पे जो नगरीय क्षेत्र को अधिक जलापूर्ति करके किसान परेशान होकर उपद्रव करके कटिबंध हो जाएंगे। परियोजना में लागत बंटवारे के लिए संघर्ष देखे जाएंगे। बात करें वर्षा जल संग्रहण की, तो जो पृथ्वी में जल का मुख्य स्रोत देखा गया तो वर्षा ही जल है। भारत की तीव्र गति से होने वाले जो घनघोर मानसूनी वर्षा की जो विशाल जल राशि व्यर्थ बहकर नष्ट हो जाती है, वो वर्षा जल का संग्रह करके जो सामाजिक है, आर्थिक जो परिस्थितियों को समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तो ये भारत के कार्य जो प्राचीन काल से ही होता आया है। प्राचीन भारत में जो जलीय लोग वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के विषय में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने वर्षा जल, भूमिगत जल या नदी जल या बाढ़ जल संग्रह की अनेक पद्धति खोज ली है। और कहा गया इन किसानों से ले गुल अथवा कुल जैसे ही किसानों में बनाकर नदी की धारा मार्ग बदलकर खेती की सिंचाई की मार्ग की खोज की जाएगी। जहाँ बात करें तो एक राजस्थान है। राजस्थान में बात करें तो पीने का जल एकत्र करके छत वर्षा जल संग्रह जिसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विधि को अपनाया गया था। एक रोचक तथ्य की बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो नहीं बनाएगा उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।